ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में G20 में भारत क्रम में आज का विषय है विश्व शांति। प्रतिभागी हैं वरिष्ठ चिंतक और पूर्व राज्यपाल श्री वाल्मीकि प्रसाद सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और विदेशी मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक और वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार डॉक्टर आलोक मेहता। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुनील तिवारी। भारत के अमृत महोत्सव वर्ष में G20 की अध्यक्षता का मौका हमें प्राप्त हुआ है और पूरे देश में इसके लिए बड़े बड़े विज्ञापन भी आए अखबारों में, हमारे स्मारकों पर रोशनी की गई और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लेख भी लिखा कि भारत G20 का जो एजेंडा है वो सर्वसमावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। जो अभी वैश्विक युद्ध की स्थितियां हैं उसमें भारत की जो परंपरागत रूप से भारत शांति का पुजारी रहा है, अहिंसा हमारा परमो धर्म रहा है, तो हम चाहते हैं कि यह संसार जो है वो सब नागरिकों के लिए सुरक्षित हो। और मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने आह्वान किया कि जो हमारा मंत्र है वह एक पृथ्वी, एक धरती और एक भविष्य का हो। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि पहली दुनिया या कोई तीसरी दुनिया नहीं बल्कि एक दुनिया की बात की जाए। तो यह एक बड़ा अच्छा मौका है। ये जो उपलब्धि है वो कई राजनयिक उपलब्धि नहीं है, भारत के लिए एक नई जिम्मेदारी है। भारत दुनिया के भरोसे का पैमाना बनकर उभरा है और हमारे समक्ष जो विद्वानगण मौजूद हैं, सबसे पहले मैं वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी से जानना चाहता हूं कि इस मौके को आप भारत की उपलब्धि के रूप में देखते हैं, लेकिन यह एक चुनौती है हमारे लिए या एक अवसर है कि भारत जो है वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। जब भारतवर्ष के सामने G20 आया कि अब इंडोनेशिया के बाद भारतवर्ष बनेगा, तो पहला प्रश्न था लोगो क्या बनेगा भारत का। जी, वो लोगो बनाया गया जी, वन अर्थ, वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो हमारे यहाँ जो वसुधैव कुटुंबकम की भूमिका थी उसके पीछे था माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या। ये जो धरती है वो हमारी माँ है, हम उसके बच्चे हैं, संतान हैं। तो ये जो ग्रुप बना और उसी वक्त इसका परिवेश देखिए, यूक्रेन वॉर, उसके पहले जो विभीषिका थी महामारी की, तो इन सब बातों को देखते हुए भारत को भूमिका एक भविष्य के लिए। तो यूक्रेन के मामले पर प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात रखी कि जमाना युद्ध का नहीं है जी, ये न्यूक्लियर वॉर का जमाना नहीं है, ये शांति का जमाना है। और अभी हाल में दलाई लामा जी ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस दुनिया में अब वॉरियर्स की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो शांति का पक्ष रखें। और आप जब जाएंगे किसी देश में, मेरे पास भी लोग फोन करते हैं, बातचीत होती है, तो वो पूछते हैं कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे देश में भी ऐसा ही प्रधानमंत्री जी। ये दूसरे देश के लोग कह रहे हैं, प्रजातांत्रिक राष्ट्र भी कह रहे हैं, गैर प्रजातांत्रिक राष्ट्र भी कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत तो है ही, लेकिन वो हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। संस्कृति हमारी यही कहती है और इसकी सराहना हो रही है। प्रत्येक राष्ट्र में अभी संस्कृति की अभिव्यक्ति हो रही है जी। तो ये नई जो भूमिका आई ये शांति की है, ये है जॉय की। नाचो नाचो नाचो, और इस तरीके से नाचो कि लोग नाचते रहें। उनकी जो अंतर की शक्ति है, लेकिन उसके साथ विकास भी जरूरी है जी। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने किया है उसकी विस्तृत चर्चा करना चाहूंगा कि उन्होंने ये जो गंगा विलास कहते हैं ना, आज सबसे बड़ा जलपोत नदी के ऊपर, तो इसका मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा जी। ये इतना आसान चीज नहीं है कि गंगा विलास हुआ, इस पर चढ़े, ढाका पहुंच गए या गुवाहाटी पहुंच गए या बनारस पहुंच गए, पटना पहुंच गए। इतना आसान नहीं है। मैं जब वर्ल्ड बैंक में था, 2000 ईस्वी की बात है जी, 99 से 2002 तक था, तो वहाँ हर तरह के लोगों से मिलता था। तो वहाँ एक
ग्रुप बन गया था, वो हमसे कहते थे कि देखो 21वीं शताब्दी भारत का होगा। हम कहे कहाँ से होगा, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमें बहुत दिक्कत है। तो उसने कहा कि नहीं होगा। मैंने कहा क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा इसलिए कहता हूँ कि भारतीयों में एक गुण है कि वो किसी चीज की मीमांसा कुछ ही शब्दों में कर सकते हैं जी। और किसी समस्या का समाधान करना भी जानते हैं, उसका भी कुछ ही शब्दों में। तो मैंने कहा ये तो है, ये तो मैं भी जानता हूँ। और उनको मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात कहता था कि उन्होंने कहा कि हम भारतवर्ष की पूजा इसलिए नहीं करते कि हम भारत में हमारे जन्म लिया है, मैं तो इसलिए पूजा करता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि उसने अपनी विरासत को, जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, उसको कहते हैं अंग्रेजी में इनलाइटेंड कॉन्शसनेस की हालात में जी जो शब्द बोले उसको हमने सजो के रखा है। मैं इसलिए इस देश की पूजा करता हूँ। आज जो G20 की बात जो हो रही है जी वो संस्कृति की अभिव्यक्ति हो रही है कि हमारी जो संस्कृति है उसमें शांति प्रिय है और प्रजातंत्र निहित है जी। और प्रधानमंत्री इसलिए कहते हैं और दूसरे देशों के लोग कहते हैं कि शांति का बात हो तो भारत के प्रधानमंत्री को आप नेतृत्व दीजिए, अध्यक्षता दीजिए। तो सर ऐसा लग रहा है कि सर ने जो भूमिका बनाई और संस्कृति की उस विशेषताओं को सामने रखा, तो यह जो मौका है, क्या भारत अभी जो वैश्विक अशांति का जो दौर है उसमें क्या वो वैश्विक ताकतों के बीच एक विश्व शांति का अगुवा बनकर उभर सकता है या उभर रहा है? क्यों नहीं। मैं समझता हूँ भारत इस समय दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो विश्व शांति की गुहार लगा सकता है और उसकी बात सारी दुनिया सुनेगी जी। उसका कारण क्या है कि भारत पहले भी और अब भी न तो इस गुट में शामिल है न उस गुट में शामिल है। अभी भी भारत गुट निरपेक्ष है, समूह निरपेक्ष है। आप देखिए यूक्रेन के मामले में भारत का जो रवैया रहा है दुनिया के किसी बड़े देश का नहीं रहा है जी। या तो कुछ देश रूस के साथ हो गए हैं और कुछ देश अमेरिका के साथ हो गए हैं। भारत है जो बराबर कहता रहा है कि यूक्रेन का युद्ध बंद होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है या भारत एकमात्र ऐसा देश है जो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की से भी बात करता रहा है और रूस के पुतिन से भी बात करता रहा है जी। लोग एक से संबंध रखते हैं, दूसरे से नहीं रखते हैं। तो भारत की बात इस समय सारी दुनिया सुनती है, इसलिए भारत विश्व शांति के लिए सबसे ज़्यादा काम कर सकता है। और मुझे तो मोरारजी देसाई का वो पहल उनकी याद आती है जब उन्होंने कहा था कि विश्व निरस्त्रीकरण का हमको पुरोधा बनना चाहिए जी। भारत ने सबसे पहले, जब पाकिस्तान ने भी विस्फोट कर दिया हमारे विस्फोट के बाद, तो भारत ने प्रस्ताव रखा कि हम लोग पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे, ये संधि करें। वो की, पाकिस्तान ने की। मैं तो ये समझता हूँ कि अब जैसा भारत का नाम सारे संसार में हो गया है और भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और गजब का लोकतंत्र है भारत। पिछले 70-75 साल में सारे पड़ोसी देशों के संविधान उलट गए हैं जी। लगभग हर देश में लोकतंत्र नष्ट हुआ है। कभी फौजशाही आई, कभी तानाशाही आई, कभी बादशाहत आई। भारत में भी लोकतंत्र चल रहा है। इसलिए भारत की प्रतिष्ठा इस समय संसार में बहुत ऊंचे स्तर पर है। भारत का नेतृत्व अगर चाहे तो वो ये पहल कर सकते हैं कि दुनिया के देशों से कहें कि विश्व शांति के लिए अब हम परमाणु शस्त्रों का परित्याग करें, हम युद्धों का परित्याग करें, हम बातचीत चलाएं। और हमारी बाधा क्या है भारत की? सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान है। लेकिन आप देखेंगे, कल मैंने टीवी देखा, बहुत कम टीवी देखता हूँ आजकल में, तो टीवी पे मैंने देखा कि पाकिस्तान के लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो जी। आप देखिए, हमारे देश में लोग आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को कितना अच्छा बना दिया है। दिक्कतें हैं हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी भारत बहुत प्रगति कर रहा है। इसलिए ये बिल्कुल सही अवसर है कि जब वसुधैव कुटुंबकम की बात हम आगे चलाएं। तो एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य का जो थीम है सर, इसको कैसे साकार किया जाए? आलोक मेहता जी इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए सुनील जी, सिंह साहब ने और वैदिक जी ने एक जो भूमिका में बताया है, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। भारत एक शक्ति संपन्न है, जिस परमाणु का भी जिक्र किया जी। इसलिए जब आपके पास शक्ति होती है तब आप दूसरे को कुछ कह सकते हैं। यदि बहुत कमजोर होंगे तो आपको कौन सुनेगा जी। आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से। और G20 में चीन, रूस, दो महाशक्तियां, ब्रिटेन
मैंने ऐसे देश, ब्रिटेन ने तो सारी दुनिया में गुलामी बनाने की कोशिश की थी, उपनिवेशवाद उनका अपना रहा, लेकिन उसके बाद भी आज वो देश भारत की तरफ देख रहे हैं और उन देशों की अपेक्षा है कि भारत कैसे, जबकि चीन के साथ हमारा तनाव है, पाकिस्तान तो कह सकते हैं कि वो बिल्कुल बहुत ही, जैसे कहते हैं कि निर्भर है। और इस लड़ाई में जो आपने कहा शांति के लिए, दो बड़ी लड़ाई है, युद्ध न होना और आतंकवाद से लड़ना भी। जी देखिए वो भी एक युद्ध कम नहीं है, और भारत अकेला देश है जो लगातार वर्षों से लड़ रहा है। सिंह साहब ने तो गृह सचिव भी रहे, राज्यपाल रहे जहां चीन से लगी हुई सीमा सिक्किम, और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस दोनों लड़ाई में G20 की प्रमुखता के कारण भारत एक ऐसी भूमिका निभाने जा रहा है। लोग कहते हैं अरे ये तो बारी थी आपकी इसलिए आ गए, ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में, ये नहीं समझते कि किस मौके पर आए हैं। जी सार्क देश जब यहीं पर बना था विज्ञान भवन में इंदिरा जी के समय में, लेकिन सार्क देश में क्या कहते हैं, भाई यहाँ हम होगा, पाकिस्तान में तो हम नहीं आएंगे। कोई कहता है हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान गड़बड़ करता है। लेकिन यह कॉमनवेल्थ कंट्रीज का जो संगठन है वो कमजोर हो चुका है। इसमें क्या है, लातिन अमेरिका भी है, ब्राजील भी है, जी अफ्रीका भी है, खाड़ी के देश में ईरान, इस तरह के देश भी। इसलिए G20 का एक अलग तरह का महत्व है जब हम कह सकते हैं। दूसरा, एक लोगों के मन में आता है कि भारत तो, आप ये कहें कि मोदी जी कोई उसको बना भी नहीं करते हैं कि हिंदुत्व की बात करने वाला देश है, लेकिन इस्लामिक देशों में वैदिक जी तो जाते रहे हैं और सिंह साहब के सब संपर्क में रहते हैं। आप देखिए कि खाड़ी के देशों में भारत के प्रति सऊदी अरब, ओमान, ईरान, और कितना तनाव है यूरोप देशों से, अमेरिका के साथ, जी लेकिन ईरान भी भारत को कितना मानता है। इस दृष्टि से युद्ध को रोकने, शांति स्थापना में इस समय भारत के प्रधानमंत्री और भारत देश, ये प्रधानमंत्री ये नहीं कहते हैं कि मैं हूं, वो कहते हैं कि मेरे साथ 150 करोड़ की जो आबादी है, ये भारत, ये G20 का नेतृत्व कर रहा है। और इसलिए एक वर्ष का कहने को अब मौका है विभिन्न विषयों पर बुला करके उनको, क्योंकि शांति के लिए तो आप वही चाहिए ना, आटे के लिए वहां पर 200 रुपए किलो अब पाकिस्तान में गोलियां है, चली तो शांति के नहीं, और दूसरे पे गोली चलाएंगे ना। जी जी वो पड़ोसी देशों पर भी, कश्मीर पर आकर के जो करते हैं आतंकवाद, चूंकि वो जो भूखे नंगे लोग हैं उनको वो बना करके आतंकवादी बना देते हैं। जी अफगानिस्तान की स्थिति कितनी बदतर है, उसके बाद भी भारत ने सहायता के जरिए कि वो युद्ध की तरफ न जाए। पाकिस्तान जरूर अब से प्रभावित तालिबान से। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि G20 में विभिन्न, भारत ही नहीं, दूसरे ऐसे देशों को भी इस बात के लिए बाध्य करना, जैसे कहते हैं ना, मानसिक रूप से, उनको एक आर्थिक दृष्टि से भी कि आप हमसे सहयोग चाहते हैं। आप यदि इस बाजार को मानते हैं कि 150 करोड़ की आबादी है, तो चीन भी अभी चाह रहा है ना, चीन सीमा पर, और देखिए शांति के लिए ये भी कोशिश है, 1 इंच भी भारत की तरफ न घुस सके, इसके लिए भारतीय सेना ने कल भी कहा है। हम ऐसा नहीं है कि हम शांति की बात कर रहे हैं और आप हमारे यहाँ घुस जाइए, नहीं, इसलिए कि हमारी सेना भी प्रतिबद्ध है शांति के लिए। पीस कीपिंग फोर्सेज में वर्ल्ड में जहां जरूरत हुई है भारत जाता रहा है। जी आज G20 में भी ये भूमिका हमारी है कि हम उन देशों को, सीरिया कितनी बुरी स्थिति में आ गया, इतना आधुनिक देश हो गया था, जी ईरान उनकी स्थिति, वहाँ पर कई दूसरी समस्याएं हैं, तो वो युद्ध की तरफ न जाएं, एक उन्माद न पैदा करें। आज यूरोप, फ्रांस जैसा देश भी आतंकवाद से प्रभावित हो रहा है। जी तो ये लड़ाई, ये खाली सीमा की लड़ाई नहीं है, ये शांति स्थापना ऐसी है कि आप उन क्षेत्रों में यदि प्रवासी, चाहे हमारे भारतीय यहाँ के हैं, ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन में भी अभी यूक्रेन वाला जो कहा, मैं उस पर इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि यूक्रेन में रूस को भी कुछ हद तक कैसे रोका जाए, उसमें बातचीत की गई, यूक्रेन के उनको भी समझाया गया है। लेकिन हाँ, यूरोप और अमेरिका जैसे उसमें आग लगाते रहते हैं बीच में, थोड़ा सा क्षमा करेंगे मुझे सिंह साहब की, वो लोग उनको सहायता दे करके कि लड़े थे, इस पर ज़्यादा प्रयास कम हो रहा है कि शांति स्थापना हो। भारत ये कह रहा है कि आप मासूम लोगों को मरने के बजाय आप बैठ करके, एकमात्र संवादिक तरीका है। हम पाकिस्तान से भी यही कहते हैं, चीन से भी कहते हैं, चीन से लगातार हमारी सीमा में उनकी सारी कोशिश के बाद भी हमने एक संवाद बना रखा है। एस जयशंकर इतनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, अद्भुत है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत में पहले भी काम हुआ है, लेकिन एक पूरे संबंधों को सामान्यकरण करने और उन देशों के साथ जो किया गया है, इसलिए G20 में भारत की भूमिका आने वाले वर्षों में क्या ऐतिहासिक बनने जा रही है। जी और संयोग है कि इंडोनेशिया में भी, चूंकि सिंह साहब ने क्या, मैं अंत में इसमें कहूंगा, बांडुंग सम्मेलन में जिस तरह से बातचीत हुई थी और आज उसके बाद सही ढंग से भारत को जो नेतृत्व मिला है, उसी इंडोनेशिया से भारत के हाथ में नेतृत्व आया है। जी और इसलिए मेरा ख्याल है कि आने वाले समय में विश्व शांति में भारत की इस भूमिका को एक ऐतिहासिक अध्याय के रूप में जुड़ने वाला है।
निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है और हमारे युग को युद्ध का युग होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी जैसी जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान हम आपस में लड़कर नहीं कर सकते, बल्कि मिलकर काम करके ही इसका हल निकाला जा सकता है। तो यह विश्व शांति का जो संदर्भ है, जिसमें भारत लगातार अगुवा की भूमिका में रहा है, अभी उसको एक ऐतिहासिक मौका मिला है। और यह शांति जो है कोई एक अकेले, कोई एक वायवी या इस तरह का मुद्दा नहीं है, उसके साथ बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सबने अपनी चर्चा में कहा भी कि अगर कोई बेरोजगारी से जूझ रहा है, जहां महंगाई बढ़ रही है लगातार जो है वो विश्व में, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा वैश्विक अर्थव्यवस्था का ये मंच है, लगभग 60% वैश्विक आबादी जो है वो इस मंच से जुड़ी हुई है, वैश्विक जीडीपी का 85% जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो यह एक अहम मंच है। आप वर्ल्ड बैंक में रहे हैं, वैश्विक संस्था में आपने काम किया है। वाल्मीकि प्रसाद जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या यूएन की जो थोड़ी अप्रभावकारी जो भूमिका आई है, यह एक मौका भी है क्या कि जिसमें कि G20 के अध्यक्ष होने के नाते भारत जो है वो सचमुच में एक अहम भूमिका निभा पाए, क्योंकि सुरक्षा परिषद का भी एक अस्थायी सदस्यता इसको मिली हुई है, और ऐसे दौर में जबकि सुरक्षा परिषद का विस्तार होना भी जरूरी है, तो क्या यह जो मौका हमारे लिए है वो एक ठोस अस्थायी वैश्विक शांति के लिए भी एक कूटनीतिक प्रयास के तहत हो सकता है क्या? ये अच्छा संयोग है कि हम सुरक्षा परिषद के 2 साल के परमानेंट मेंबर थे, वो भी खत्म हुई जी, और ये शुरू हो गई। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने 2 काम जो बहुत बड़ा इस देश में हो रहा है। पहला काम हो रहा है एम्पावरमेंट ऑफ पीपल जी, तो हमारे देश में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, ज्ञान का जो बंटवारा हुआ है, टेक्नोलॉजी का जो बंटवारा हुआ है, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर यूपी जो कई देशों से बड़ी आबादी है, बड़ा एरिया है, वो विकसित राज्यों में अब गिनती हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है और डिजिटलाइजेशन हो गया। और इसी बात को मैं कह रहा था, ये जो आपका रिवर का जो शुरू हुआ, तो जो वर्ल्ड बैंक की जो एनालिसिस थी अनऑफिशियल स्कॉलर्स के द्वारा कि कलकत्ते में स्वीट वाटर है, पूरे इलाके में मीठा पानी है, बांग्लादेश तक, जितने ये खाड़ी के देश है उसमें नहीं है। तो इनके जो पोर्ट्स हैं, अगर आप इसमें, मुझे नहीं मालूम कितने लाख करोड़ पैसे चाहिए इसमें और कितना वक्त लगेगा, लेकिन इसको करना है, ये अब डिमांड होगा। खाली जहाज में चढ़ के भोजन करके आ गए ये नहीं होगा। जी जी। तो ये सारी जो चेंजेज होने वाली है, अब जैसे देखिए छोटी बातें हुई हैं, लोग खादी हम करते हैं, तो अब खादी के कपड़े की भी बात तो थी, लेकिन अब छोटी छोटी चीजें खादी फैल रहा है। हम चावल उत्पादन करते हैं, हम गेहूं करते हैं, हमारे पास दाल है, लेकिन G20 में हमने मिलेट डाल दिया। अब मिलेट एक सोसाइटी का है और ये मिलेट अब दुनिया में चल रहा है। आप तो जाते ही है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, आजकल वहाँ पर आटा मिल रहा है, बाजरे का ब्रेड मिल रहा है, रोटी मिल रही है, दुनिया बदल रही है जी। और ये जो एम्पावरमेंट है यही पीस ला सकती है। हम ये नहीं चाहते कि दूसरे लड़ें, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में हम अभी भी कमजोर हैं। इधर उटपटांग काम में हम नहीं हैं, हम कंस्ट्रक्टिव काम में हैं। गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, और हमारे यहाँ काम हो रहा है इस तरह। और एक घटना थी, मैंने सोचा कि बहुत आपका समय न लूं, ये बताऊं, उनका जन्मदिन था स्वामी विवेकानंद जी का। तो उन्होंने क्या कहा कि ये नहीं कि तुम क्रिश्चियन हो तो हिंदू हो जाओ, नो, तुम हिंदू हो जाओ तो तुम इस्लाम पसंद कर लो, करो, लेकिन बनो नहीं, बनना नहीं जरूरी है। तो इसी सब को देखते हुए मैंने एक सिद्धांत दिया है, वो भी ऋग्वेद का है जी, बहुधा का, और ये दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, मेरी पुस्तक की भी चर्चा हो। जी। मैंने ये कहा कि अब ये जरूरी नहीं है कि आप ये मत कहो कि एकम सत की मेरा ही सत सही है, मेरी ही पुस्तक आपकी पुस्तक से बेहतर है। नहीं, जीने के तरीके हैं, अगर वो शांतिपूर्ण है जी, अगर प्रत्येक मानव के विकास की उसमें संभावना है तो वो करने दो, बहुधा को पर ध्यान दो। एकम सत विप्रा बहुधा बदंती। आपकी इस पर पुस्तक भी है, आपकी पुस्तक भी है। हाँ, वो उसी पर पुस्तक है और वो दुनिया में अभी चल रही है। लोग कह रहे हैं कि ये शांति के मार्ग को प्रस्थापित करने के लिए यही कर रहे हैं। जी। मोदी जी जब कहते हैं कि
ये नहीं कि युद्ध का युग नहीं है। ये मैं हिंदुस्तान के रास्ते पे चल। हम जानते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में हम उटपटांग काम नहीं कर सकते, और यूएन को भी कहते हैं। अब यूएन को तो उतनी ही ताकत मिलेगी ना जितना हम उसे देंगे, जितना परमानेंट मेंबर्स देंगे, विकसित राष्ट्र देंगे। तो इसीलिए हमने छोटे छोटे आर्म्स खुद अब बनाने लगे हैं, लोगों को दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग ये न करें कि वो बड़े बड़े आर्म्स में लगे, लड़ाई का माहौल बन जाए। तो ये सब करने की बहुत जरूरत है। अब एक शब्द खाली कहना चाहता हूँ। मुझे कभी कभी लगता है नेचर को देख के, जो यहाँ पर है ना, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, क्या है अब चारों तरफ से तो हाहाकार हो रहा है प्रकृति का। तो हमने कहा कि लगता है कि हम लोग सब इतना ज्ञान होते हुए भी एक क्लिफ पर हैं, पहाड़ की ऊंचाई पर, मालूम नहीं किधर उतरेगा, पानी इधर ले जाएगा कि उधर ले जाएगा। तो वो जो क्लिफ है वो ये स्लोगन में है। वन अर्थ जब कहोगे, वन एनवायरनमेंट जब कहोगे, वन कल्चर और बिहेवियर कहोगे, तब तुम क्लिफ से उतर सकते हो। और उसमें भी बहुधा काम करेगा, बहुधा उसमें भी काम करेगा। तो ये जो तांडव नृत्य हो रहा है प्रकृति का भी, तो सिर्फ साइंस से सॉल्व नहीं होगा। नेचर अलग, तांडव नृत्य होगा। साइंस विजडम चाहिए, और ये जो विजडम है वो हमारे लोगों में है, और नरेंद्र मोदी जी के जो व्याख्यान हो रहे हैं उसमें है। तो इसीलिए उस पर जोर देना है। ठीक कहा आपने। तो जो ये विजडम है, आज जो वैश्विक अशांति और युद्ध के खात्मे की बातें हो रही हैं, तो इसमें संवाद और कूटनीति का जो संदेश है उसकी क्या भूमिका आप देखते हैं? देखिए, संवाद और कूटनीति का इतना जबरदस्त रोल है कि उसके जरिए वो काम हो सकते हैं जो परमाणु बम से नहीं हो सकते हैं। क्योंकि विचार की ताकत किसी भी बम से, किसी भी शस्त्र से ज्यादा होती है। परमाणु बम भी बनाना है तो पहले उसका विचार आना चाहिए। निश्चित। मेरा निवेदन ये है कि भारत को अगर विश्व शांति के लिए प्रयत्न करना है तो ये संस्था जो G20 है विश्व शांति के लिए नहीं बनी है, ये आर्थिक मामलों में सहयोग के लिए बनी है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि आर्थिक मामले को ही अगर गहराई से सोचें, दार्शनिक दृष्टि से सोचें, तो विश्व अशांति का मूल कारण वही है। एकदम क्यों है? क्योंकि उपभोक्तावाद है। हर जगह ग्रैब करने की इच्छा कि मेरे लिए ज्यादा होना चाहिए। जब व्यक्ति सोचता है तो समाज भी सोचता है, समाज सोचता है तो राष्ट्र भी सोचता है। आप देखें कि अमेरिका में इस कदर उपभोक्तावाद है। मैं तो नौजवानी की उम्र में वहाँ पढ़ा हूँ। एक एक घर में एक एक आदमी के पास 200 कमीजें हैं, 4 कारें एक एक आदमी के पास हैं। और ये उपभोक्तावाद, ये नकलचीपना सारी दुनिया में फैल रहा है। लालसा की चीन में मैं कई बार रहा हूँ, इतना लालसामय हो गया है चीन, अमेरिका की नकल कर रहा है। और भारत में भी वही हो रहा है। भारत का जो श्रेष्ठी वर्ग है, जो भद्र लोग है, वो अमेरिका की नकल कर रहा है। उसमें कोई सरकार, कोई विचारधारा, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई जात बची नहीं है। जिसको भी मौका मिलता है वो उपभोक्तावादी हो जाता है। अपने देश में क्या संदेश है? तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृह कस्य ध्वनम। इस संदेश को अगर नरेंद्र मोदी इन सारे देश के 20 देशों के नेताओं को दे तो पर्यावरण की रक्षा भी हो सकती है, उपभोक्तावाद भी कम हो सकता है, प्रदूषण भी दूर हो सकता है, खेतीबाड़ी भी बेहतर हो सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखें कि इन 20 देशों में एक भी गरीब देश नहीं। अफ्रीका का एक भी देश नहीं है। साउथ अफ्रीका है लेकिन वो गोरों का देश है, वहीं वो ही राज कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका के कौन कौन से देश हैं? 1-2 देश हैं, वो भी ठीक ठाक हैं। जो निहायत गरीब देश हैं वो है ही नहीं, क्योंकि सारा जो धरती का, विश्व का माल है वो उपभोक्तावादी राष्ट्र भोग रहे हैं। तो भोगवादी संस्कृति जो बन गई है, इसको त्यागवादी संस्कृति का उपदेश अगर कोई दे सकता है तो भारत दे सकता है, और नरेंद्र मोदी खुद दे सकते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इतना हो सकता है, और जो हो रहा है और बहुत बढ़िया ढंग से भारत सरकार कर रही है कि जगह जगह इसके प्रतिनिधियों को, विदेश मंत्रियों को, वित्त मंत्रियों को अपनी जगह दिखा रही है, तो भारत का व्यापार बढ़ेगा, भारत में यात्रा बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, भारत की आमदनी बढ़ेगी, भारत की चीज़ें बिकेंगी, हमारे लिए बाजार बड़ा मिल जाएगा। तो भारत को ये अप्रत्यक्ष लाभ तो हैं, लेकिन संसार का प्रत्यक्ष लाभ करने के लिए भारत को एक नया आध्यात्मिक संदेश देने की जरूरत है। मैं ये महसूस करता हूं। एकदम ठीक कर रहे हैं सर। और मुझे लगता है कि भारत के पास आज सामरिक ताकत है,
अर्थ की ताकत है, लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत उसके पास जो है वो नैतिक उसका ताकत है। और वह नैतिक ताकत सर ने कहा कि उसके प्रचार की जरूरत है संदेश के रूप में, क्योंकि सदियों से भारत जो है वो आज तक उसके इतिहास में कभी हमने हमले बहुत झेले हैं, लेकिन हमने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, किसी के ऊपर हमने किसी के धन को अपहरित करने की कोशिश नहीं की, किसी की जमीन लेने की कोशिश नहीं की। और मुझे लगता है कि अशांति के जड़ में जिस उपभोक्तावाद की सर ने बात की, जो हमारी लालसाओं की जो इंतहा है उसकी बात की, तो आलोक मेहता सर से मैं जानना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह अर्थव्यवस्था श्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं का मंच है, लेकिन पेट की ओर से सारे रास्ते जो हैं वो होके जाते हैं। जब पेट भरा हुआ होगा तभी मस्तिष्क से शांति की हम कामना और उम्मीद रख सकते हैं। केवल एक संक्षेप में हमें यह बताएं कि यह एक ऐतिहासिक मौका भारत के लिए किस तरह से वैश्विक शांति के अगुवा बनने के लिए क्या क्या सूत्र हो सकते हैं, और इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं, वहां हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो युद्ध का माहौल है और हम लोग भी अपने पड़ोसियों के साथ कहीं ना कहीं बड़े, जो हमारे चाइना का है मामला, जो पाकिस्तान का मामला, जैसा आपने कहा भी कि आतंकवाद का एक दौर है, तो यहाँ हम अपने को भी बचाते हुए, अपनी जमीन को बचाते हुए, अपनी जमीर को बचाते हुए और वैश्विक संदर्भों में अपनी प्रासंगिकता को कैसे ढूंढें शांति के साथ। देखिए सुनील जी, चूंकि हम अंतिम पड़ाव पर हैं तो मैं संक्षिप्त में ये कहूंगा कि देखिए, जो शुरू में मैंने कहा कि आज आप पास शक्तिशाली होने से आज अनाज के उत्पादन में जब हम जाकर PL488 अमेरिका से लेते थे कि भाई आप हमको दे दीजिए लाल गेहूं जिसको कहते हैं हम लोग बचपन में जब देखा आपने सबने, ऐसी स्थिति के बजाय आज भारत दुनिया में कोरोना संकट में हमने स्वास्थ्य के लिए सेवाएं दी, 70 देशों को राहत पहुंचाया वैक्सीन। उसी तरह से अनाज जहां भी ऐसी अफ्रीका के देशों में, दूसरे देशों में, गरीब देशों में जरूरत है, तो G20 की जो सफलता, जो डॉक्टर वैदिक ने भी और सिंह साहब ने इसको रेखांकित किया है कि हमारी ये भूमिका शांति स्थापना में इसलिए कि हम लोगों को देने की स्थिति में है, हम लेने की स्थिति में उतने नहीं है। ये ठीक है कि जो कोई आता है, देखिए ये भी सही है कि उनको छोटे छोटे देश आपस में या उनको ऊपर कोई जैसे कहते हैं कब्जा करने के लिए बड़ी ताकतें तो करती हैं कोशिश। तो ऐसी दृष्टि से ऐसे देशों को भारत अब अपनी सहायता उस रूप में सैन्य जो शक्ति बनाने में भी सहयोग दे रहा है, ताकि वो उनकी ताकत देख करके उनको छेड़े नहीं। हम परमाणु के बिल्कुल निरस्त्रीकरण के पक्ष में हैं, लेकिन परमाणु ऊर्जा का कैसे उपयोग हो जिससे कि उस शक्ति का उपयोग हो सकता है, ऐसा उत्पादन हो जिससे कि वहाँ सौर ऊर्जा का कैसे प्रचार हो रहा है। भारत में सौर ऊर्जा का जिस ढंग से हुआ है वही ऊर्जा शांति स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। जिन देशों में ऊर्जा का संकट होता है, अब वो दूसरे उसकी लड़ाई क्यों, तेल की लड़ाई तो है ही सबसे बड़ी, खाड़ी के देश हो या रूस हो, आज इसको हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यूरोप में भी संकट आ रहा है उस ईंधन की वजह से। तो इसलिए भारत ये कोशिश कर रहा है कि हमारे ऐसे साधनों के जरिए जिससे शांति स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान होगा, वो यूनाइटेड नेशंस में भी भारत को सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए जो बहुत समय से मांग थी, इस G20 से, जैसा अभी सिंह साहब ने कहा कि पहले हमारे पास स्थायी जो मिलती थी, अब वो संभव है कि हो सकता है कि G20 में हम जब संवाद बढ़ेगा तो वो देश भी भारत का समर्थन करेंगे और उससे भारत सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र में और इस फोरम को आगे भी, देखिए अध्यक्षता में आप यदि एक रास्ता खोल देंगे तो उसके बाद अध्यक्ष की जिसको भी हाथ में झंडा पकड़ाएंगे तब भी वो भारत के कंधे को सहारा लेगा निश्चित रूप से। तो भारत दूसरों को अपना कंधा दे करके शांति स्थापना में आने वाले कई दशकों तक काम कर सके, शांति के लिए, सद्भावना के लिए, पूरे समाज के लिए। ये एक भूमिका है जिससे शांति स्थापना के हम जो सपना देखते हैं, हम सब कामना करते हैं कि उस सपने को G20 की अध्यक्षता के रूप में सार्थक हो सके। निश्चित रूप से सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जयशंकर प्रसाद जी ने कमाई में लिखा कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। यह भारतवर्ष का G20 की अध्यक्षता मानवता के विजयिनी भाव को और उसके वैश्विक संदर्भों में और आलोकित करे, यही हम लोगों की कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। G20 में भारत वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस क्रम में अभी आप विश्व शांति विषय पर ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे वरिष्ठ चिंतक और पूर्व राज्यपाल श्री वाल्मीकि प्रसाद सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और विदेशी मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक और वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार डॉक्टर आलोक मेहता। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुनील तिवारी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बेरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।